Hello students, you are most welcome in Learn Easy classes. Myself Urvashi. This is the first lecture of Biomolecules, chapter 9 of your NCERT Biology. Today I will introduce you with the Biomolecules. Biomolecules से हम आज lecture first में introduce होंगे और lecture second में मैं आपसे बात करूंगी proteins and amino acids के बारे में. Okay guys, तो अब हम start करते हैं Biomolecules. Biomolecules बहुत important chapter है आपकी. तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करते हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में. बायोमोलिक्यूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, तो इनकी स्टडी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होगी. बायोकेमिस्ट्री क्या है हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, क्योंकि हम बायोकेमिस्ट्री में ही बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं. बायोकेमिस्ट्री क्या है? इट इज अ साइंस डीलिंग विद द केमिकल्स एंड फिजियोकेमिकल रिएक्शंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर लाइफ प्रोसेसेस. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी में बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, और उन एक्टिविटीज के दौरान बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस भी होती हैं. केमिकल रिएक्शंस होने का मतलब है कि बहुत सारे केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं. अब वो जो केमिकल्स इन्वॉल्व होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो क्या होते हैं? वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं. और उन केमिकल्स की जो स्टडी होती है उसे हम किस में करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में करते हैं. ओके, तो बायोमोलिक्यूल्स भी आपको समझ आ गया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें जो भी केमिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो भी प्रेजेंट होते हैं, केमिकल्स जो कि उनकी लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को चलाने के लिए नेसेसरी जो प्रोसेस होती हैं, वो जो केमिकल्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, दीज आर कॉल्ड द बायोमोलिक्यूल्स. सो क्लियर हो गया बच्चों? केमिकल्स और मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. सिंपली आप कह सकते हो बायो मीन्स लिविंग, मॉलिक्यूल्स मीन्स मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो भी मॉलिक्यूल्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको मिलते हैं वो सारे हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं. बायोमोलिक्यूल्स को हम आगे और डिस्कस करते हैं. यहाँ पर आप डायग्राम देख पा रहे हो. अभी आपको ये कुछ अजीब सा लग रहा होगा कि ये क्या स्ट्रक्चर है, बट आगे आपको जब बायोमोलिक्यूल्स का और अच्छे से समझ आ जाएगा तो फिर आपको ये समझ आएगा कि एक्चुअली ये है क्या. तो बच्चे, आपको ये समझ आ गया कि बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं. ठीक है, अब हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में कैसे पता लगाएंगे कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. उसके लिए हमें बायोमोलिक्यूल्स, कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो बायोमोलिक्यूल्स को हम स्टडी कैसे करेंगे. स्टडी करने के लिए हमें उन्हें क्लासिफाई करना पड़ेगा उनके कुछ नेचर के बेसिस पर, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर या फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर. तो यहाँ पर हम किस तरीके से बायोमोलिक्यूल्स को क्लासिफाई करेंगे और फिर किस तरीके से हमें उन्हें स्टडी करना है, तो हम इससे समझते हैं सेलुलर पूल. सेलुलर पूल क्या है? यहाँ पर स्विमिंग पूल नहीं, सेलुलर पूल की बात कर रही हूँ. ठीक है, ये है हमारी सेल, और इस सेल के अंदर जितने भी बायोमोलिक्यूल्स, कंपाउंड्स, आयंस, जो कुछ भी केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं विद इन सेल, दीज आर कॉल्ड द सेलुलर पूल. तो सेलुलर पूल से हमें समझ में आया कि सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स का जो भी एक पूल होता है, एक ग्रुप होता है, कलेक्शन होता है, आप उसे किसी भी तरीके से समझ सकते हो. तो ये हो गया सेलुलर पूल. सेलुलर पूल में जितने भी आपके केमिकल्स होते हैं वो दो तरीके की फेजेस में होते हैं. एक तो होता है एक्वस फेज, यानी कि सेल के अंदर जो भी सेलुलर फ्लूइड होता है उसके अंदर एक्वस फेज में जो डिस्पर्स्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स, वो हमारे एक्वस फेज में आते हैं. और जो आपके मॉलिक्यूल्स डिपॉजिट, केमिकल्स जो हैं वो डिपॉजिट होते हैं क्रोमेटिन पर या सेल वॉल पर या सेल मेम्ब्रेन पर, दीज आर कॉल्ड द नॉन एक्वस फेज. नॉन एक्वस फेज हम कहते हैं इसको. तो जो सेलुलर पूल होता है उसमें दो तरीके के फेजेस में आपके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. फर्स्ट इज द एक्वस फेज एंड सेकंड वन इज द नॉन एक्वस फेज. एक्वस फेज में हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्रिस्टलॉइड फॉर्म और कोलॉइड्स फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. इसीलिए हम बायोमोलिक्यूल्स को कभी कभी क्रिस्टोकोलॉइड्स भी कह देते हैं. क्रिस्टोलॉइड फॉर्म में होते हैं जबकि वो होमोजेनियस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं, और कोलॉइड्स वो तब होते हैं बायोमोलिक्यूल जबकि वो हेट्रोजेनियस मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं. तो उनका बायोमोलिक्यूल्स का जो नेचर होता है वो कोलॉइड्स के तरीके से बिहेव करते हैं. तो यहाँ पर जो बायोमोलिक्यूल्स एक्वस फेज में थे वो क्या हो गए? क्रिस्टोकोलॉइड्स. और जो बायोमोलिक्यूल्स या केमिकल्स आपके नॉन एक्वस फेज, यानी कि जो डिपॉजिट थे क्रोमेटिन, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन पर, वो हमारे हो गए नॉन एक्वस फेज में. अब
अब बायोमोलिक्यूल्स को हम आगे देखते हैं इनके कंपोनेंट के बेस पर, यानी कि जो ये केमिकल्स हैं इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट है, यानी कि उस बेस पर हम इसे 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं बायोमोलिक्यूल्स को। एक तो इनऑर्गेनिक और दूसरा ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में जितने भी मिनरल, गैसेस और वाटर है वो सारे हमारे इनऑर्गेनिक हो गए बायोमोलिक्यूल्स। और ऑर्गेनिक में जो भी बायोमोलिक्यूल्स या केमिकल्स, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इससे मिलकर ही सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म या जितना भी आपका नॉन लिविंग पार्ट, इसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। ये हमारे बायोस्फीयर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसके बिना तो लाइफ ही हमारी पॉसिबल नहीं है। इन्हीं सब चीजों से मिलकर, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर ये हमारा पूरा बायोस्फीयर ही बना है। अर्थ क्रस्ट की अगर हम बात करें तो उसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो उसमें भी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट है। बट हम कंपेयर करते हैं जब अर्थ क्रस्ट और आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म को, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ज्यादा प्रेजेंट है रेदर देन द अर्थ क्रस्ट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो हम स्टडी करेंगे, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वाले जो कंपोनेंट्स हैं, दीज आर कॉल्ड द ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स। अब ऑर्गेनिक आपके मॉलिक्यूल्स में हमारे एमिनो एसिड्स आ जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स आ जाएंगे, एक्सेट्रा। इस तरीके से हम स्टडी करेंगे। तो ये तो रहा हमारा जो क्लासिफिकेशन है बायोमोलिक्यूल्स को, जो पढ़ने का तरीका है कि कंपोनेंट्स के बेसिस पर। और दूसरा यहाँ पर हम मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर वेट, उनके साइज और उनकी सॉल्युबिलिटी के बेस पर किस तरीके से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक तो हमने माइक्रोमोलिक्यूल्स और दूसरे हम स्टडी करेंगे मैक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रो से आपको समझ आ रहा है कि स्मॉलर इन साइज, और मैक्रो यानी कि लार्जर इन साइज। अब माइक्रोमोलिक्यूल्स है, स्मॉलर इन साइज है, तो जी इनका मॉलिक्यूलर वेट भी लो होगा। ओके, तो माइक्रोमोलिक्यूल्स लो मॉलिक्यूलर वेट एंड हाई सॉल्युबिलिटी, बट इनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो हाई होती है। मोस्टली जो हमारे इनऑर्गेनिक जितने भी हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, वो सारे हमारे माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, माइक्रोमोलिक्यूल्स। और अब हम आते हैं मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी कि लार्ज इन साइज। मैक्रो से समझ आ रहा है लार्ज इन साइज, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो साइज में बड़े हैं। साइज में बड़े हैं तो फिर ऑब्वियस है कि उसका मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा होगा। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या हो गए, लार्ज इन साइज, हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड लो सॉल्युबिलिटी, एक्सेप्ट लिपिड। यहाँ पर जो लिपिड होता है उसे हम मैक्रोमोलिक्यूल्स में इंक्लूड नहीं करते। लिपिड हमारा माइक्रोमोलिक्यूल्स में आ जाता है। आगे हम जब लिपिड का नेचर डिस्कस करेंगे, लिपिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसको मैं आपको और भी डिस्कशन करूंगी इसके बारे में। बट यहाँ पर पॉइंट्स याद रखिएगा कि लिपिड्स को हम मैक्रोमोलिक्यूल्स में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की वजह से। ओके बच्चों, तो क्लियर हो गया आपको कि सेलुलर पूल क्या है, इसको हम किस तरीके से कैटेगराइज करेंगे। एक तो एक्वस फेज के बेसिस पर, दूसरा नॉन एक्वस फेज के बेसिस पर। हमने इनका केमिकल नेचर, इनका हमने नेचर समझ लिया कि किस टाइप का बिहेवियर है, फिजिकल बिहेवियर, क्रिस्टोलाइट है, किस टाइप के सॉल्यूशंस में ये प्रेजेंट होते हैं। दूसरा हमने एलिमेंट्स के कंपोनेंट के बेसिस पर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में इसको क्लासिफाई करके समझ लिया। अब हम इसके मॉलिक्यूल्स के जो साइज है, उसकी मॉलिक्यूलर वेट है और सॉल्युबिलिटी के बेस पर माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ लिया। अब आगे हम डिस्कस करते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स का डिफरेंसेस। अब यहाँ पर हम देखते हैं डिफरेंसेस क्या है माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स में, क्योंकि आगे के लेक्चर्स में हम मैक्रोमोलिक्यूल्स, स्पेशली बायोमोलिक्यूल्स जो है, मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे, तो हमें डिफरेंसेस भी क्लियर होना बहुत जरूरी है। माइक्रोमोलिक्यूल्स, आपको नाम से ही, माइक्रो मींस स्मॉल इन साइज, मैक्रो मींस लार्ज इन साइज। तो एक तो आपको यहाँ पर ही डिफरेंसेस क्लियर हो जाता है कि माइक्रोमोलिक्यूल्स स्मॉल इन साइज और मैक्रोमोलिक्यूल्स जो होते हैं वो लार्ज इन साइज होते हैं। लो मॉलिक्यूलर वेट होता है माइक्रोमोलिक्यूल्स का एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स हायर मॉलिक्यूलर वेट होता है। जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं possess the simple structure and macromolecules possess the complex structure. Macromolecules found as molecular solution in intracellular fluid. इंट्रासेलुलर फ्लूइड में एक तरीके का मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स।
और जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है उसमें कोलॉइडल जो सॉल्यूशन होता है उसमें प्रेजेंट होते हैं मैक्रोमोलिक्यूल। बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो भी आपके माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं वो मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए मोनोमर का काम करते हैं, या बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कह सकते हो, या रॉ मटेरियल भी आप कह सकते हो, क्योंकि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो माइक्रोमोलिक्यूल्स की छोटी छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट जिन्हें कि हम मोनोमर्स कहते हैं उनके लिंक से ही आपके माइक्रोमोलिक्यूल्स बनते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर माइक्रोमोलिक्यूल्स को बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स भी कहते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी कि मोनोमर, और जबकि मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। तो मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या हो गए जी, कॉन्स्टिट्यूट बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब यहाँ पर माइक्रोमोलिक्यूल्स में स्पेशली जितने भी हमारे इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स थे, वाटर हो गया, गैसेस हो गई, और ये सारे जो है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लिपिड्स, शुगर और न्यूक्लियोटाइड्स, ये हमारे माइक्रोमोलिक्यूल्स में आते हैं। जबकि मैक्रोमोलिक्यूल्स में पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड होते हैं, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अब यहाँ पर अभी मैंने आपसे बात की कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, बट ये मेरे कहने से तो नहीं प्रेजेंट हो जाएंगे। किस तरीके से हम एनालिसिस करके, ये बात देखी गई होगी, कैसे हम एनालिसिस करेंगे कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या क्या प्रेजेंट है, किस टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है, और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। इसके लिए हमें कुछ एक्सपेरिमेंट या एनालिसिस यहाँ पर करनी पड़ेगी। तो हम कैसे इस बात को पता लगाएंगे कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट है। उसके लिए हमें जी क्या करना है, मेक ए स्लरी ऑफ लिविंग टिश्यू विद ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ कोई भी आप लिविंग टिश्यू ले सकते हो, आइदर प्लांट टिश्यू हो और आइदर एनिमल टिश्यू हो। एनिमल टिश्यू में आप लीवर का टिश्यू ले सकते हो, बट किसी स्मॉलेस्ट एनिमल जस्ट लाइक रैट का लेना, यहाँ पर ह्यूमन का लीवर आपको नहीं लेना है। ओके, कि आप, मैम ने बोला था कि इस तरीके से आपने लीवर का लेके उसकी स्लरी बनानी है। स्लरी मतलब उसका भरता बनाना है, भरता मतलब उसकी चटनी बना देनी है। यानी कि ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड और लिविंग टिश्यू को लेकर उसको बहुत अच्छे से मैश करना है, इतने अच्छे से मैश कर देना उसको कि उसका बिल्कुल भरता बन जाए। ओके, एंड फिल्टर दिस स्लरी थ्रू ए कॉटन और चीज क्लॉथ। अब यहाँ पर हम इस तरीके से एक फनल ले लेंगे और यहाँ पर एक कॉटन लगा देंगे या फिर हम चीज क्लॉथ लगा देंगे, और उसके बाद जो हमने स्लरी बनाई, जो हमने भरता बनाया है भाई, उसको हम यहाँ पर फिल्टर करेंगे। इस फनल में हम उसे ऐड करेंगे। फनल में ऐड करेंगे तो कॉटन या जो भी हमने यहाँ पर चीज क्लॉथ यहाँ पर लगाया था उससे यहाँ पर कुछ फिल्ट्रेट तो यहाँ पर नीचे बॉल में इकट्ठा हो गया, तो वो क्या हो गया, फिल्ट्रेट, और कुछ चीजें जो हैं वो ऊपर ही यहाँ पर रह गई जो कि यहाँ पर फिल्ट्रेट में नहीं आई। जैसे जस्ट लाइक अगर आप देखो कि हम चाय छानते हैं, चाय सभी लोग पीते हो, चाय छानते हैं तो चाय की पत्ती तो ऊपर रह जाती है, लेकिन बाकी जो फिल्ट्रेट है, आपका मिल्क हो गया, आपकी शुगर हो गई और आपका वाटर हो गया, वो सब फिल्ट्रेट यानी कि हमारे कप में आ जाता है। तो इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर जो फिल्ट्रेट इकट्ठा हुआ और जो रिटेंटेट यहाँ पर जो बच गया, इनसॉल्युबल एसिड इनसॉल्युबल पूल है, जो यहाँ पर रिटेंटेंट है, उसमें क्या होंगे, मैक्रोमोलिक्यूल्स। उस पोर्शन को हमने कहा जो कि एसिड इनसॉल्युबल होता है, उस पोर्शन में जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, दीज आर कॉल्ड द मैक्रोमोलिक्यूल्स। और जो ये फिल्ट्रेट में यहाँ पर आ गए, दीज आर द एसिड सॉल्युबल एंड दीज आर कॉल्ड द माइक्रोमोलिक्यूल्स। डिफरेंसेस ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं कि मैक्रोमोलिक्यूल्स और माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या है। तो कैसे हमने पता लगाया कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये कैसे हमने एनालिसिस किया। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चटनी बनाइए और चटनी को फिर इस तरीके से आप फिल्ट्रेट करिए और रिटेंटेंट जो भी आएगा वो आपका मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो गए। जैसे कि चाय हम छानते हैं तो जो चाय की पत्ती होती है वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कि लार्ज साइज होता है तो वो ऊपर ही रह गए, और जो फिल्ट्रेट आया वो हमारा, जिससे हम चाय पी लेते हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो गए, एसिड सॉल्युबल होते हैं। ओके बच्चों, अब हम देख लेते हैं बच्चों कि किस तरीके से हम ये पता लगाएंगे कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं।
हम बहुत सारी बातें सुनते हैं कि अरे मिनरल्स की कमी नहीं होनी चाहिए, कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए, सोडियम की कमी नहीं होनी चाहिए, कैल्शियम खाओ बोन्स मजबूत बनेगी, ऐसे ऐसे हम सुनते हैं। तो इनऑर्गेनिक ये सब क्या है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि एलिमेंटल कंपोजिशन क्या है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में या किसी भी लिविंग टिश्यू में? उसके लिए चलिए हम एक एक्सपेरिमेंट और कर लेते हैं ताकि हम ये पता लगा सकें कि इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स या इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो सबसे पहले तो हमने कोई भी स्मॉल आपका लिविंग टिश्यू ले लिया। स्मॉल साइज में लेना है आपको, बहुत लार्ज साइज में नहीं लेना है। किसी भी छोटे से एनिमल्स का, रैट का ही आप ले लो, लिविंग टिश्यू ले लो। यहाँ पर डेड रैट नहीं लेना है कि आपको क्या कहते हैं बहुत दिनों से चूहा मरा पड़ा है, सूख गया और आपने उसके लिविंग टिश्यू ले लिए। आपको यहाँ पर किसी भी लिविंग टिश्यू को लेना है। समझ गए होंगे कि चूहे को मारो और उसके लिविंग टिश्यू निकल आए। क्लियर? तो इस तरीके से लिविंग टिश्यू आपको लेना है, बहुत स्मॉल पीस लेना है लिविंग टिश्यू का और उसका वेट करना है। वेट करने के बाद आप उसके वेट को नोट कर लीजिए। उसके बाद जो भी आपने लिविंग टिश्यू का पोर्शन लिया था उसे आपने ड्राई कर देना है, सुखा देना है, उसका वाटर इवोपरेट कर देना है। इवोपरेशन ऑफ वाटर एंड नोट डाउन इट्स वेट। और वाटर का जब इवोपरेशन हो जाएगा, थ्रू ओवन भी आप कर सकते हो उसको, और उसके बाद जब वो ड्राई हो जाएगा, ड्राई होने के बाद ड्राई हो गया यानी कि उसका जितना भी वाटर का अमाउंट था वो इवोपरेट हो गया। अब जो बच गया, यहाँ से वाटर निकल गया, अब जो बच गया ड्राई टिश्यू है उसका भी हमें वेट कर लेना है। अब हमें वेट ही करता रहना है, वेट नहीं करना है। आगे देखिए क्या करते हैं। उसके बाद जो ड्राई टिश्यू था उसको हमने बर्न कर लेना है, जला देना है। ठीक, जला देंगे तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑक्सीडाइज हो गए, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड उसमें से खत्म। ठीक, सबसे पहले हमने क्या किया था कि उसमें से वाटर का अमाउंट हमने इवेपोरेट कर दिया, यानी कि जो टिश्यू था उसमें से वाटर चला गया। अब उसके बाद से जी हमने इसको जला दिया, ड्राई टिश्यू को, जो भी हमने सुखाया था टिश्यू उसको हमने जला दिया। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जिसमें कि हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं। तो वो क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं जलाने के बाद। तो वो भी जी खत्म हो गए। अब जो बच गया ऐश में, यानी कि जो राख बच गई, उसमें क्या होगा? जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे वो सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही तो होंगे। अब उसमें कौन कौन से आपके ऐश में इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट हो सकते हैं? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एक्सेट्रा, ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो ऐश बच गई उसमें प्रेजेंट होंगे। ये हम आगे एलिमेंटल जो हम कहते हैं करते हैं, एलिमेंटल कंपोजिशन निकालते हैं, एलिमेंट एनालिसिस के थ्रू हम आगे पता लगा लेंगे। तो जो ये ऐश का पोर्शन है ये एसिड सॉल्युबल होता है, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन होता है, यानी कि एसिड में जो हमारा पार्ट मॉलिक्यूल, बायोमॉलिक्यूल्स का जो एसिड में सॉल्युबल पोर्शन है, एसिड सॉल्युबल पोर्शन है, यानी कि माइक्रोमॉलिक्यूल्स। जो भी हमने अभी आपको बताया था कि बायोमॉलिक्यूल्स को जब हम क्लासिफाई कर रहे थे कि मैक्रो और माइक्रो में, तो जो एसिड सॉल्युबल पार्ट था, दीज आर कॉल्ड द माइक्रोमॉलिक्यूल्स। तो जब हम एलिमेंट की एनालिसिस करेंगे, कि हम ऐश में जब एलिमेंट की एनालिसिस करेंगे कि भाई इस ऐश में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, तो जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा कि क्या क्या कंपोजिशन है, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, यहाँ पर पोटेशियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा। तो जो भी एलिमेंट का कंपोजिशन हम निकालेंगे तो ये सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो ये तो हो गया आपका एलिमेंट एनालिसिस। बट जो यहाँ पर देखिए, जितने भी यहाँ पर है सोडियम से लेकर ये सारे हमारे क्या है? ये है इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। और जो ये थे, ये क्या थे? ऑर्गेनिक। कार्बन, हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन जिसमें भी प्रेजेंट होता है वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हो जाता है। तो चलिए जी, हमने ये भी पता लगा लिया कि बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो टाइप से भी हो सकते हैं, इनके कंपोनेंट्स के बेस पर या इनके एलिमेंट्स के बेसिस पर। तो ऑर्गेनिक को हमने एनालिसिस कर लिया था, और अब हमने ये भी पता लगा लिया कि बायोमॉलिक्यूल्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो उसकी भी एनालिसिस हमने देख ली। तो बच्चों आपको समझ आ गया होगा। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर, किसी भी पॉइंट पर कोई डाउट होता है बच्चों, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो।
ओके, क्लियर हो रहा है बच्चों? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, इसमें हम स्टडी करेंगे बच्चों, प्रोटीन्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स भी समझ लिए, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स भी समझ लिए। तो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स में हम प्रोटीन्स, पॉलीसैकेराइड और न्यूक्लिक एसिड को वन बाय वन डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, अब हम समझ लेते हैं कुछ बॉन्ड्स के बारे में, क्योंकि जब हम आगे बायोमोलिक्यूल्स स्टडी करेंगे तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं। जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो सारे पॉलीमर्स होते हैं, अपने जो सिंगल यूनिट होती है मोनोमर्स, उनको ज्वाइन करके लिंक करके बनते हैं, तो उनके बीच में एक टाइप से बॉन्डिंग होती है। तो वो कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं, उन बॉन्ड्स का हम नेचर समझ लेते हैं, सो दैट कि जब हम इन मॉलिक्यूल्स के बारे में स्टडी करें तो हमें उनके केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज का समझ में आ जाएगा आसानी से, क्योंकि हमें बॉन्ड का नेचर समझ आ जाएगा। पेप्टाइड बॉन्ड्स स्पेशली जो एमिनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, वहां पर प्रेजेंट होते हैं। दो प्रोटीन्स जो होते हैं, प्रोटीन्स के मोनोमर जो आपस में लिंक होते हैं, वो पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू लिंक होते हैं। क्योंकि प्रोटीन्स क्या है, एमिनो एसिड, बहुत सारे जो एमिनो एसिड्स होते हैं, एमिनो एसिड उसमें मोनोमर की तरह काम करते हैं, और प्रोटीन्स क्या है, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स। तो प्रोटीन्स में किस टाइप के बॉन्ड होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं। पी फॉर प्रोटीन एंड पी फॉर पेप्टाइड बॉन्ड्स, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं बिल्कुल भी। So peptide bonds, a peptide bond is a chemical bond formed between the two molecules when the carboxylic group of one molecule react with the amino group of the other molecules. Amino group of the other molecules releasing a molecule of water. Polypeptides and proteins are chain of amino acid held together by peptide bond. This one is very important कि polypeptides जो प्रोटीन होते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, वो सारे हमारे पेप्टाइड बॉन्ड से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ओके, तो यानी कि इनकी बॉन्डिंग, यानी कि जो मजबूत आधार है इनकी बॉन्डिंग का, वो क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड है। तो थोड़ा सा हम एमिनो एसिड या एमिनो एसिड का यहाँ पर स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, सो दैट कि आपको पेप्टाइड बॉन्ड का स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा। एमिनो एसिड में क्या होता है, एक कार्बन से, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, ये जो कार्बन होता है, इस कार्बन से एक तो ये एमीन ग्रुप जुड़ा होता है, NH2 ग्रुप जुड़ा होता है, दूसरा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा होता है। 4 सब्स्टिट्यूट होते हैं किसी भी एमिनो एसिड के, और यहाँ पर एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा होता है इस तरीके से, और एक यहाँ पर जो ये आपको दिख रही है, ये होती है हमारे हाइड्रोजन। तो यानी कि 4 सब्स्टिट्यूट हो गए इस कार्बन से, जिसे कि हम बोलते हैं अल्फा कार्बन। आगे जब मैं आपसे एमिनो एसिड डिस्कस करूंगी तो हम इसके बारे में और भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे डिटेल में, सो दैट कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो डाउट सारे मैं क्लियर कर सकूं। तो ये वाला जो कार्बन होता है, दिस इज कॉल्ड द अल्फा कार्बन। और जितने भी एमिनो एसिड्स होते हैं वो सारे हमारे, अगर अल्फा कार्बन उसका इस तरह से अगर आपका सिमेट्री होती है तो वो सारे हमारे अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं। तो यहाँ पर अमीनो एसिड्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट हम यहाँ पेप्टाइड बॉन्ड समझने वाले थे। तो पेप्टाइड बॉन्ड समझने के लिए आपको एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। तो यहाँ पर 2 एमिनो एसिड्स के मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पर देखिए, एक मोनोमर ये है और एक मोनोमर ये है। तो एक एमिनो एसिड का तो NH2 ग्रुप यानी कि एमिनो ग्रुप, यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया कि एक मॉलिक्यूल्स का एमिनो ग्रुप और दूसरे मॉलिक्यूल का कार्बोक्साइल ग्रुप, दूसरे का कार्बोक्साइल ग्रुप। आप इसको यहाँ पर भी बहुत ध्यान से समझ सकते हो। देखो, ये इस वाले का तो ये एमिनो ग्रुप, ठीक, ओके, और इस वाले मॉलिक्यूल का हो गया कार्बोक्साइल ग्रुप, ठीक। अब इनके बीच में जो लिंक होगा तो ये क्या बना, CONH, ये वाला जो बन गया ये है पेप्टाइड बॉन्ड। और क्या रिलीज हो गया, वाटर रिलीज हो गया, क्योंकि इसके 2 यहाँ पर, एक तो ये वाला हाइड्रोजन और ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप, ये बना के क्या बना दिया इसने, वाटर बना दिया। तो एक यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाता है और क्या बन जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड CONH। क्लियर हो गया बच्चे कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, 2 एमिनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है, दिस इज कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड। और प्रोटीन्स किससे बनते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, पॉलीमर होते हैं एमिनो एसिड्स के, यानी कि प्रोटीन में इस तरह से एमिनो एसिड की बहुत सारी चेन होती हैं,
और हर एक एमिनो एसिड के बीच में इस तरीके से पेप्टाइड बॉन्ड बना होता है, यानी कि एक एमिनो एसिड का एमिनो ग्रुप और दूसरे एमिनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और बच क्या जाता है CONH, ये, और दिस इज कॉल्ड द पेप्टाइड बॉन्ड। आगे जब हम एमिनो एसिड पढ़ेंगे तो आपको एमिनो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज और उनका क्लासिफिकेशन समझने में बहुत आसानी होगी, सो दैट कि हमें कि पेप्टाइड बॉन्ड्स क्लियर हो चुका है। ओके बच्चे, अब हम समझ लेते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, थोड़ा सा अगर आप इसको अंदाजा लगाने की कोशिश करें, डाइएस्टर, दो एस्टर ग्रुप्स के बीच का ये बॉन्ड होता है। एस्टर ग्रुप यहाँ पर और भी आगे मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ। ए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड occurs when exactly two of hydroxyl group in phosphoric acid react with hydroxyl group or other molecule to form two ester bond। दो एस्टर बॉन्ड यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा, अभी आपको स्ट्रक्चर में शायद और अच्छे से समझ आ जाएगा। टू एस्टर बॉन्ड, so that's why this is called the phosphodiester। Di means two ester bond। दो ग्रुप यहाँ पर exactly two of hydroxyl groups in phosphoric acid, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है फॉस्फोरिक एसिड का, वो दूसरे फॉस्फोरिक एसिड या दूसरे मॉलिक्यूल्स के हाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ एक बॉन्ड बनाता है और इस तरीके से दो एस्टर बॉन्ड बनते हैं और ये बॉन्ड कहलाते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। Phosphodiester bonds are central to all life on earth as they make up the backbone of the strand of nucleic acid। जो भी हमारे बैकबोन है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, DNA और RNA, उसकी जो बैकबोन बनती है वो कैसे बनती है, न्यूक्लिक एसिड से, और न्यूक्लिक एसिड के बीच के जो बॉन्ड्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये बॉन्ड अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आगे जब हम न्यूक्लिक एसिड डिस्कस करेंगे, डीएनए और आरएनए डिस्कस करेंगे, डीएनए और आरएनए तो बेस है हमारी पूरी लाइफ का, और जब हमें इसका और उसका बेस क्या है, डीएनए और आरएनए का न्यूक्लिक एसिड, और न्यूक्लिक एसिड का अगर हम देखेंगे बेसिकली वो ज्वाइंट कैसे है, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स किस तरीके से ज्वाइंट होते हैं, किस तरीके की उनके बीच में बॉन्डिंग होती है, तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनते हैं इस तरीके से न्यूक्लिक एसिड में। न्यूक्लिक एसिड हमारे डीएनए आरएनए होते हैं। The bond between the phosphate and hydroxyl group of sugar in an ester is called as phosphodiester bond। तो यहाँ पर अगर हम देखें, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड में अलग अलग 5 डिफरेंट टाइप के बेस होते हैं, उसके बेस पर हम न्यूक्लिक एसिड को डिफरेंट डिफरेंट नेमिंग करते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर केवल मैं आपसे बॉन्ड डिस्कस करने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये देखो फॉस्फोरिक एसिड, यहाँ पर ये ग्रुप दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यहाँ पर देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसका, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये दूसरे इसका मॉलिक्यूल्स का। तो ये दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में रिएक्शन हो गई। यहाँ पर ये देखो जब रिएक्शन होता है तो ये चेन जो बनेगी इसके बीच में, सॉरी, और यहाँ पर ये इसके बीच में, दोनों के बीच में बॉन्डिंग होगी। तो एक तो H2O मॉलिक्यूल्स निकल गया, और जो ये बन गया, यहाँ पर देखो जो ये आपको लिंक दिख रहा है, ये एक H2O मॉलिक्यूल्स निकल गया, तो ये वाला तो आपको पोर्शन यहाँ समझ आ रहा है, और दूसरा ये, तो जो ये बना, दिस इज कॉल्ड द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। दो जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं उसमें एक का तो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि दो आपके एस्टर यहाँ पर बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे, एक तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसका, इस वाले आपके मॉलिक्यूल्स का, और दूसरे का हाइड्रोक्सिल ग्रुप का इसका, और दोनों के बीच में क्या बॉन्ड बन गया इस तरीके से, और क्या रिलीज हो गया, वाटर रिलीज हो गया। आगे मैं आपसे और भी डिस्कस करूंगी इस बॉन्ड के बारे में जब हम न्यूक्लिक एसिड के बारे में समझेंगे। अब हम थोड़ा सा ये भी समझ लेते हैं कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होते हैं। जब हम कार्बोहाइड्रेट पॉलीसैकेराइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे तब हमें इस बॉन्ड को समझने की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। तो हम थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो लेते हैं अभी। A glycosidic bond or glycosidic linkage is a type of covalent bond that joins the carbohydrate sugar molecule to another group। एक टाइप की शुगर किसी दूसरे शुगर के साथ जब बॉन्ड बनाती है,
वो मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड के बीच में भी हो सकता है, दो मोनोसैकेराइड शुगर के बीच में भी हो सकता है, दो डाइसैकेराइड शुगर के बीच में भी हो सकता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर मोनोसैकेराइड, यहाँ पर हमने दो शुगर, यहाँ पर ग्लूकोज के दो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स लिए हैं जो कि दोनों मोनोसैकेराइड है, और ये क्या फाइनली बना रहे हैं, माल्टोज। इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। तो ये जो दो शुगर के मॉलिक्यूल्स आपस में लिंक हुए और इन्होंने बॉन्ड बनाया, और इस तरीके से माल्टोज शुगर में क्या मोनोमर होते हैं, ग्लूकोज एज ए मोनोमर होते हैं, और ग्लूकोज का जो पॉलीमर बन जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, माल्टोज शुगर। और माल्टोज शुगर में जो ये आपके मोनोमर है वो सारे सेम होते हैं, यानी कि ग्लूकोज के ही होते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो ये आपकी ग्लूकोज है जो कि हमारी, और यहाँ पर देखो ये दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा यहाँ पर। अब बॉन्ड बनेगा तो क्या, वाटर रिलीज हो जाएगा, और यहाँ पर जो ये बॉन्ड बन गया ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यहाँ पर ये आपको शो हो रहा है। तो क्लियर हो गया बच्चों, आपको तीन तरीके के बॉन्ड क्लियर हो गए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे प्रोटीन्स और एमिनो एसिड्स के बारे में। प्रोटीन्स और एमिनो एसिड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे जाते हैं बच्चों। सो आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अगर लेक्चर समझ आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा, और आपकी जो भी डाउट्स हैं प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए, सो दैट कि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकूं बच्चे। ओके गाइस, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक बच्चे अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।